बेटा लास्ट टाइम जो हम ये पी ब्लॉक कर रहे थे, फिर उसमें जो था वो कुछ इंटरवेंशन हो गई, तो अब आज से स्टार्ट करेंगे। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें से हमने जो है वो 15th ग्रुप करना है। कौन सा करना है? 15th ग्रुप करना है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल, वो ये है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 to 6। उसके बाद आपके पास जो है वो आपको पता है कि जो पी ब्लॉक है इसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, तीनों प्रकार के होते हैं। और इस बार जो आपको जो ऑफर्ड सिलेबस है वो है आपका 15 से लेके 18 तक। कौन सा? 15 से 18 ग्रुप का। 15 ग्रुप सबसे पहले करेंगे, 14th एंड 13 ग्रुप एंड एस ब्लॉक आपने जो है वो +1 में करा हुआ है। तो इसमें हमारे पास बेटा 15 ग्रुप जो है, इसमें आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और आपका जो है वो एंटीमनी है, बिस्मथ है ना, और ये आपका मॉस्कोबियम है। तो इसको हम जैसे नहीं पापा ऐसे सब बिकेगा मार्केट में। तो जो नाइट्रोजन फैमिली है इसको कंबाइंडली जो है इसको कहते हैं निकोजन। निकोजन का मतलब होता है मतलब ये आपका लैटिन वर्ड नेम से लिया है, जिसको जो है वो सफोकेटिंग जिसको बोलते हैं ना, निकोमिक से लिया गया है, जिसका मतलब सफोकेशन। मतलब अगर हम प्योर एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन में, मतलब इस फैमिली के प्योर एनवायरनमेंट में अगर हम रहते हैं तो जो है वो आदमी सफोकेटिंग फील करेगा। मतलब ही और शी इज़ नॉट एबल टू गेट रेस्पायर इन दिस एनवायरनमेंट। आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपके यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो है वो 78% नाइट्रोजन होती है, तो इवन देन बी रेस्पायर वेरी वेरी नॉर्मली इन द एटमॉस्फेयर। बट मैंने बोला प्योर इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। आपके एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन है, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस एनवायरनमेंट में तो ये सफोकेटिंग फील नहीं करता है। बट अगर प्योर इन्वायरमेंट में अगर हम रहते हैं तो ये सफोकेटिंग फील करेगा, करता है, इसमें बंदा जो है सफोकेटिंग फील करता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो अकरेंस नाइट्रोजन जो है वो 33rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है इन अर्थ क्रस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ना, गैस है। बट हम बात कर रहे हैं आपके अर्थ क्रस्ट के। तो अर्थ क्रस्ट में 33rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है, और इसके जो है वो एज ए सोडियम नाइट्रेट जिसको हम सोडामाइट भी बोलते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट जिसको हम इंडियन सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, उस फॉर्म में ये रहता है। उसके बाद आपके पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो जो है 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और इसमें जो है वो हमारे पास इसके क्या नाम देते हैं, इसके जो ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, कॉमन मिनरल्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फेराइट्स मैंने बोला आपको, फॉस्फेराइट फ्लोरोएपेटाइट है ये, फ्लोरोएपेटाइट। फॉस्फेराइट मैंने लिखा नहीं है, फॉस्फेराइट मैं लिख देती हूँ। क्लोरोएपेटाइट है, फॉस्फेराइट भी है, फॉस्फेराइट फॉस्फेराइट जो है CA3PO4 ट्वाइस। ये मोस्ट मतलब ये इसके हैं कुछ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, उसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, बाकी कैल्शियम फॉस्फेट आपका सेम रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो है, इसके सिवाय प्लांट्स में आपके पास एज ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको आप ATP बोलते हो, ठीक है, फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसको आप ADP बोलते हो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको आप AMP बोलते हो। तो ये सारे जो है वो प्लांट्स में, एनिमल्स में भी पाए मतलब होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो RNA है। RNA भी में भी फॉस्फोरस होती है, जो हेरिडिटरी इफेक्ट को ह्यूमन बीइंग में जो है आपके पास RNA DNA है, ये सभी इससे बने होते हैं। जो DNA आपको पता है कि हेरिडिटरी इफेक्ट्स जो है मतलब कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसी तरह आपके पास जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल के, इस ग्रुप के, दैट इज योर आर्सेनिक। फिर आपके पास है एंटीमनी। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, SB एंटीमनी बोलते हैं। और उसके बाद आपके पास बिस्मथ है, और जो लास्ट एलिमेंट है उसके बारे में कोई हमें अभी नहीं बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो हम उनकी बात करेंगे। तो ये 3 रेस्ट एलिमेंट्स हैं आपके, ये बड़े कॉमन वेरी अबंडेंट नहीं है, और इनका जो सोर्स है वो सल्फाइड के ट्रेसेस में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आर्सेनोपेराइट। आर्सेनोपेराइट का जो फॉर्मूला है आर्सेनिक में आ जाएगा
पेराइट है तो FeS2 है ना, आर्सेनोपेराइट बोलेंगे तो FeS2 नहीं आएगा, यहाँ पे FeS आएगा ओनली। ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो स्टिबनाइट जो है, एंटीमनी जो है इसको स्टेबम बोलते हैं ना एक्चुअली नेम, तो ये आ जाएगा आपके पास आपका स्टिबनाइट है ना। उसके बाद आपके पास है बिस्मथ ग्लास, तो ये बिस्मथ का जो बिस्मथ ग्लास Bi2S3 बिस्मथ ग्लास है। तो ये बेटा मैं ये जो है वो कम होते हैं, और इनको जो हम जो है रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड उसको करते हैं, तो इस तरह से हम इसको जो है करते हैं। इससे ज़्यादा हमने इनके बारे में नहीं करना है। इवन इसमें आपको सिर्फ नाइट्रोजन को निकोजन क्यों बोलते हैं, निकोजन के ये सब पता होना चाहिए, और पक्का पता होना चाहिए। अब आगे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल सबको लिखने आनी चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज योर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस and your arsenic, then your antimony, then your antimony, then your bismuth, ये जो है, और उसके बाद जो है वो आपका मॉस्कोबियम भी है, तो उसको भी अगर आप करोगे तो आपको याद हो जाएंगे मॉस्कोबियम। तो नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर 7 है, इसका जो है वो इसमें 8 प्लस करना है तो 15 आ जाएगा अटोमिक नंबर। आर्सेनिक में 18 प्लस करना है तो 33 आ जाएगा, अगले में भी 18 प्लस करना है तो 51 आ जाएगा, और उससे अगले में जो है 32 करना है प्लस तो 83 आ जाएगा, और उससे अगले में भी 32 प्लस करना है तो 32 8 ये आपके 115 जो है वो ये आ गया। ठीक है, ये इनके नाम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इफ वी कंपेयर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हीलियम, मतलब 0 ग्रुप से करते हैं हम, तो इसमें जो है वो सेकंड आपका जो है वो पीरियड है, तो ये आ जाएगा 2s2 2p3। ओके, उसके बाद आपके पास नियोन का जो है वो आ गया आपके पास 3s2 3p3। उसके बाद आर्गन से आया 3d मेथड डी आ जाएगा, यहाँ हमें 3d 4s2 4p3। फिर आ गया आपके पास क्रिप्टॉन में आपके पास 4d10 आ जाएगा, और 5s2 5p3। उसके बाद आपके पास जो है वो क्रिप्टॉन के बाद जो आपके पास आ गया जीनॉन है ना, तो जीनॉन में आ जाएगा 4f आ जाएगा 14, फिर 5d10 6s2 एंड 6p3। सिमिलरली हमारे पास जो अगले जो आपका मॉस्कोवियम है, इसमें जो है वो रेडॉन आएगा। कौन आएगा? रेडॉन। और रेडॉन के जो में जो है वो आपका रेडॉन का 86 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो रेडॉन आ जाएगा। रेडॉन के बाद यहाँ पे बेटा आपके पास 5f14 आ जाएगा, और 6d10 आ जाएगा, और 6d10 आ जाएगा, और यहाँ पे 7s2 एंड 7p3 आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो वी शुड नो वी नीड टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ईच एलिमेंट्स। ठीक है, तो स्पेशली विच आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस यू शुड नो। अब आपके पास हम पढ़ेंगे बेटा इसमें जो है एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है इसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर की जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल, तो मैं बड़े आराम से समझाऊंगी। फिर इस ग्रुप की अगले ग्रुप में जो है वही चीज़ें चलेंगी, जहाँ पे एक्सेप्शन होगी वो मैं आपको बताती जाया करूँगी। ठीक है, तो इसलिए जो है तुमने अच्छे से इसको समझ लेना। मैं टाइम निकाल के करूँगी क्योंकि तुमने +1 में भी करा हुआ है नो डाउट, बट अभी हम जो है दोबारा कर लेते हैं कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियस एक ही बात है। साइज और रेडियस एक ही बात है। साइज को हम रेडियस से तो साइज को पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, तो इसमें हमारे पास जो है वो 50, अगर हम देखो कैसे जो आपका जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो आप जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब अलोंग द पीरियड, इसको पहले समझ लो फिर हम बात करेंगे। अलोंग पीरियड
अलोंग पीरियड जो है वो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको हम पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम है उसको उसको जो है हम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? ग्रुप। तो जो एटॉमिक साइज अगर आपको समझ है बेटा, तो आप सारे जो है वो ऑल अदर प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज, क्योंकि आप जब अलोंग द पीरियड चलते हैं, लेट अस सपोज हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं अगले उसमें, अभी मैं जनरल समझा रही हूँ, अभी इस ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जनरल की हम बात करते हैं, जैसे आपके पास जो लिथियम है, लिथियम 3 वो है, तो ये आ जाएगा 1s2 2s, सेकेंड पीरियड की बात है ये, 2s2। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है वो बेरिलियम आ गया, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसके तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 आ गई। फिर आपके पास जो है वो बोरोन आ गया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब उसके बाद आपके पास कार्बन आ गया, कार्बन की मैं वैलेंस शेल लिखूंगी, तो 2s2 2p4। फिर आपके पास नाइट्रोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2s2 2p5, है ना। नहीं, कार्बन का तो 6 होता है ना, तो कार्बन में जो है यहाँ पे कितना है, इसका तो 5 होता है, तो 1 आएगा बेटा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है 3। उसके बाद आपके पास जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया, तो उसका जो है 1s2 1s2 को रहने देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन में 5 आ जाएगा, 2s2 2p हेलोजन है ये, फ्लोरीन 2p5। और उसके बाद आपके पास तो ये पीरियड है बेटा। अब इसमें देखो, जब हम पीरियड में चलते हैं तो जो इसके पास कितना जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर +3 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके पास 3 प्रोटॉन है। बेरिलियम के पास जो है वो +4 पॉजिटिव चार्ज है, बोरोन के पास +5 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास +6 है, कार्बन के पास जो है वो 7 है, ऑक्सीजन के पास जो है वो 8 है प्लस, और नाइट्रोजन इसके फ्लोरीन के पास जो है वो 9 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम देखते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब अलोंग द पीरियड, तो एटॉमिक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर kept adding on the same subshell, that is your p subshell। किस में ऐड हो रही है वो? p सबशेल में हो रही है। बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है? दैट केप्ट इंक्रीजेज, है ना, वो क्या कर रहा है? दैट केप्ट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 3 से लेके +9 तक। तो इसमें हम जो ओवरऑल जो चार्ज है दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटरमोस्ट शेल। अब यहाँ पे मैं आपको आउटरमोस्ट शेल भी बताना चाहूँगी। आउटरमोस्ट शेल होता है जो बाहर वाला शेल है, जैसे ये देखो ये एक शेल है, इसको दूसरा बोलते हैं, तो ये आउटरमोस्ट शेल आ गया। तो इनका सबका आउटरमोस्ट शेल जो है वो ये है, इसका भी आउटरमोस्ट जहाँ से 2 स्टार्ट हो गया है, तो ये इसका जो है वो आउटरमोस्ट शेल है। तो आउटरमोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं, एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं, और साथ के साथ जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है बेटा। तो जो हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज या नेट टोटल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय योर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? दैट इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ओवरऑल व्हेन हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज कर रहा है। जब वो इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनको वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। तो साइज जो है नथिंग बट साइज क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है आपकी, और आपके पास जो शेल देखो यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है ना, ये 2 है, 2 शेल है, ये फर्स्ट शेल है आपका। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर सबसे बाहर प्रेजेंट होंगे, ये जितने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, उतना ही मतलब साइज इसका क्या होगा? छोटा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर के बजाय अंदर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो अगर जो है वो शेल जो बड़ा हो जाता है तो जो टोटल चार्ज है एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन वो कम होगा, मतलब दे आर नॉट दैट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो इसलिए जो है वो थोड़े बाहर को रहेंगे, तो इनका साइज बड़ा होगा, शेल के साथ भी बड़ा होगा, साथ के साथ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है कम होगी, तो भी साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। समझ गए? तो मतलब ऑलवेज रिमेंबर एक्सेप्शन बीच बीच में आती रहती है, वो लगवाते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल ट्रेंड में जो आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो
साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जब हम अब आ गई बात, आपको समझ आ गया होगा। अब डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं पहले। डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, जैसे हम लिथियम के फैमिली की मेंबर पर बात करते हैं या इसी फैमिली की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिर फॉस्फोरस है, फिर आपके पास आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है आपने देखा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑटोमोस्ट शेल इसका 2 है, इसका ऑटोमोस्ट शेल 3 है, आर्सेनिक का ऑटोमोस्ट शेल 4 है, एंटीमनी का ऑटोमोस्ट शेल जो है वो 5 है, बिस्मथ का ऑटोमोस्ट शेल जो है 6 है, और जो आपका ये लास्ट एलिमेंट है दैट इज योर मॉस्कोवियम, इसका जो ऑटोमोस्ट शेल जो है 7 है। तो आप क्या देखते हो कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एक एडिशन ऑफ कंप्लीट शेल होता है। क्या होता है, एडिशन ऑफ कंप्लीट शेल। नो डाउट कंप्लीट शेल, एडिशन ऑफ कंप्लीट शेल होता है। तो नो डाउट की जो इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका जो है वो 15 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 33 है, इसका जो है 51 है, और इसका जो है 83 है ना। तो नो डाउट कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है, बट जो इंक्रीज इन मतलब जो एडिशन, जो आपके पास जो जिसको बोलेंगे ना हम, इसका जो प्रभाव है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ चार्ज जो है, एडिशन ऑफ न्यू शेल जो है वो ज़्यादा है, और उसके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एज कम्पेयर टू दैट कम है। मतलब उसकी जो वेटेज है कम है न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की, और वेटेज ऑफ योर द कंप्लीट एडिशन ऑफ न्यू शेल इन व्हेन वी गो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट इन डाउन द ग्रुप, तो उसमें जो है वो साइज इंक्रीज करता है। तो सिंपल वे में अलोंग द पीरियड जो है वो साइज डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज करता है। हम साइज की बात कर रहे हैं। अब आज आपने जब भी हम बात करते हैं तो आपको ऑलवेज कंपैरिजन मिलेगा। ये 15th ग्रुप एलिमेंट्स है, तो 4th से जो है इसको 14th ग्रुप से जो है इसको कंपेयर करना है। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 15 ग्रुप एलिमेंट्स का जो साइज है इट इज़ अ बिट स्मॉलर देन दैट ऑफ 14th ग्रुप ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब नाइट्रोजन के कंपेयर करेंगे तो कार्बन से करेंगे, फॉस्फोरस का सिलिकन से करेंगे, तो अपने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द पीरियड जो है उससे हमेशा साइज छोटा होगा ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप ये सिंपली जो है वो ये बोलोगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक्सेप्शन कोई नहीं है, तो नो नीड टू राइट। अब रही बात आपके मूविंग डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल शेल इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और दूसरी बात जो है वो जब हम आर्सेनिक टू बिस्मथ जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, आर्सेनिक टू बिस्मथ जाते हैं, तो जो साइज है वो थोड़ा स्मॉल इंक्रीज होता है इन कोवेलेंट रेडियस। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि आप देखते हो कि जब हम आर्सेनिक टू बिस्मथ जाते हैं, आर्सेनिक टू बिस्मथ यहाँ जाते हैं, बिस्मथ तक जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, डी। यहाँ पे जो है आपके पास जो है वो 4F की और मतलब 4D एंड 4F की जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन है जिनका जो है जिनका क्या होता है, जिनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है दैट इज पुअर। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को हैं इनको जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड करते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज से जो है वो स्क्रीन करते हैं। मैं नीचे आपको बताती हूँ, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जब आप जैसे जैसे बेटा हैवियर न्यूक्लियाई में जाते हो, जैसे आप सपोज बिस्मथ में जा रहे हैं, और बिस्मथ में जो शेल है हमारा जो 6th शेल है, तो बिस्मथ में ये 1, 2, 3, 4, ये 5th है और ये 6th है। तो जब बिस्मथ में जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, जो आपके पास क्या है 6s2 6p3, तो उसमें क्या है, जो उसमें अंदर जो इसके शेल हैं वो है 4F 14 एलिमेंट्स है,
और 5d 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब 24 इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f में, 4f में और 5d में है। तो इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है पुअर होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, देखो यहाँ न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के सबसे क्लोज जो है फर्स्ट शेल है, इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी आपके फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को। उससे अब जब इनकी बात आएगी तो इसका कुछ प्रभाव जो है वो फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन ने कम कर दिया है। तो जो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेकेंड शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो दिस स्क्रीनिंग ऑफ outermost electrons by the electrons present in the inner shells in multi electron species is known as a screening effect or shielding effect. Just like your today it is raining outside, so you can say when you take the umbrella, so you can you are screened by the umbrella from the rain droplets. Okay, या आप सनलाइट में जो है वो क्या ले लेते हो, आप अम्ब्रेला लेते हो, तो आप देखते हो कि सन रे जो है वो उस इन्फ्लुएंस से पहुंचती तो है, उस इन्फ्लुएंस से नहीं पहुंचती, डायरेक्ट नहीं पहुंचती है। तो दैट मीन्स योर अम्ब्रेला इज screened you from the lights of the sun, ठीक है ना, रेज ऑफ द सन। सिमिलरली आपके जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, साइज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में देखो, अब न्यूक्लियस का यहाँ से इतने दूर है ये प्रेजेंट, तो जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है इसमें प्रेजेंट है आपके फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड में और सेकेंड में, फर्स्ट में, ये इनको बैलेंस, इनको जो है स्क्रीन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। मतलब जो टोटल चार्ज था न्यूक्लियस के ऊपर दैट इज नॉट बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो साइज जो था वो नीचे को तो जो है वो इंक्रीज काफ़ी होना चाहिए था, बट स्मॉल रेट से इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंटीमनी और इसके साइज में। तो रीजन बीइंग आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स, द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी एंड योर एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो। अगला आपके पास है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा वो क्या होती है, अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, क्योंकि प्लस वन में करा तो होगा, बट अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जब हमने इन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, एक निकालना है, दो निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन, एक स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द डिफरेंस इज कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलोगे सिंपली एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। आपका जो एटम है वो पहले तो आइसोलेटेड, अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन तो ऐसे रहती है H2 की फॉर्म में, बट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। फिर ये भी देखना है कि वो गैसेज है कि नहीं है, फिर उसको गैसेज फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो गैसेज ही फॉर्म में होगा। तो ये सारा हमने अपनी डेफिनेशन में लिखना है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है इन इट्स आइसोलेटेड गैसेज स्टेट। तो क्या बोलेंगे हम, energy required to remove one or more electrons from the from the valence electrons of an atom of isolated when atom is present in its isolated gaseous form, ठीक है। अब जैसे आपके पास सोडियम है, अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो सोडियम से मेटल, ये सॉलिड है, ये मेटल से नहीं निकलेगा, पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गैसियस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज द वीकेस्ट फॉर्म एंड इट इज अनस्टेबल फॉर्म। तो इसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है निकालना ईजी है। तो इस एनर्जी को, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आई, ठीक है, आई एच, डेल्टा आई एच, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है टोटली डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज।
एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो क्या होगा, तो जैसे जैसे सपोज आपके पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू योर नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन से जो है बड़ा है लिथियम का साइज, है ना, क्योंकि हमारा साइज जो है डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू लिथियम, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर को क्लोजली बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स from the नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू द लिथियम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम 15 ग्रुप की बात करेंगे, तो 15 ग्रुप में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ग्रुप से, तो इसकी हायर होगी, क्योंकि साइज लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज करता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो साइज क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। इससे जो एटॉमिक साइज है उससे अपोजिट आपके पास जो है वो ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। और सिमिलरली नीचे को जो है आपकी जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है, तो ये जो है वो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपके पास जो है बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपने नहीं पढ़ा होगा। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी है किसी भी एलिमेंट की, वो कैसी होती है, कम होती है एज कंपेयर टू द अदर वन। क्यों होती है, और इसको जो है वो सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स subsequently from the atom is known as a बाकी सारी डेफिनेशन सेम होगी, इज नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो जो होगी वो जनरली लेस होगी एज कंपेयर टू द अदर। क्यों होगी, क्योंकि उसके बाद जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसलिए जो है वो फिर हमेशा जो है जनरली यही ट्रेंड है कि आयन, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ऐसे नॉर्मली जो ट्रेंड है वो यही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी आ गई बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15th आर हायर देन द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 14th। क्यों होगी, सेम वैसे ही ट्रेंड है। आपको मैंने बोला एटॉमिक साइज जो है ना वो डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, बाकी सारी प्रॉपर्टी जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सभी के सभी जो है वो इंक्रीज करती हैं अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है किसी भी एलिमेंट की। जैसे बेटा ये है आपके पास, में पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है और दूसरा भी एटम जो है हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर किया तो बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, हुआ ना कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन का ये हो गया। अब देखो, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट लाइज बिटवीन द टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर दोनों की सेम है, ठीक है ना। तो इसको ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। बट अगर हम इसकी लेते हैं HCl की लेते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है वो हायर है, बिकॉज इट प्रेजेंट एट द लेफ्ट और राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, है ना। तो इसकी जो है वो कम है, क्योंकि वैसे भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी जो है लो है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको हम ऐसे लिख देते हैं, वो एक्चुअली इट इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन, इधर भी अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसको जो है नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे हमने ये नहीं पढ़ना है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, हम सिंपली पढ़ेंगे किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की जिसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी कम होगी वो कम करेगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, सिर्फ जो बॉन्ड है उसके बीच में अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है दैट इज नॉट लाइंग lie in between the center of the two atoms, but it is just shifted it is shifted just towards the more electronegative element, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करेंगे, अगर हम फिर 14 ग्रुप से कंपेयर करेंगे, तो 14 ग्रुप से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज हायर देन दैट ऑफ द 14 ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज हायर देन दैट ऑफ योर 14th ग्रुप, दैट इज योर कार्बन फैमिली। ओके, और डाउन द ग्रुप अब देखो साइज इंक्रीज कर रहा है,
है ना। तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टेंडेंसी है एलिमेंट की, देखो सब में सबका जो जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, बाहर जो न्यूक्लियस है वो काफी अंदर जो है वो रह रही है, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा। तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो जिसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड जो है क्या होगा, बॉन्ड क्या होता है कि जो न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस, एक एलिमेंट की न्यूक्लियस दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो जब आपके पास साइज बहुत बड़ा होगा, जैसे सपोज ये साइज है और यहाँ पे आपके जो दूसरा एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अट्रैक्ट करना जो है मुश्किल है। तो मतलब क्या कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है, राइट। उसके बाद आपके पास बेटा जो है वो दैट इज योर फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स आ गया आपके पास, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जो है इट डिपेंड अपॉन योर एटॉमिक साइज एंड योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज योर आयोनाइजेशन थेरेपी। तो अगर आपसे बोले कि आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज के ऊपर। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है, एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा है, तो आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होगी, आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होगी, लेस। और अगर एटॉमिक साइज जो है बिग एटॉमिक साइज, और अगर एटॉमिक साइज जो है स्मॉल है, स्मॉल एटॉमिक साइज, तो आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, तो अब देखो आयोनाइजेशन थेरेपी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। अब जितनी ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन थेरेपी होगी, मतलब मैं पहले तो बताओ मेटल क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या होते हैं जिनमें फ्री, मतलब थोड़ा सा उनको तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेटल। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन थेरेपी होगी, ज़्यादा होगी, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर नॉट मूविंग फ्रीली इन द एलिमेंट्स इन दैट एलिमेंट। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हाई जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो आयोनाइजेशन थेरेपी से जो है डिक्रीज होने से जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब डाउन द ग्रुप आपके पास जो है वो आयोनाइजेशन थेरेपी क्या करती है, हाई, ये इंक्रीज करती है। मैं इंक्रीज लिख देती हूँ, इंक्रीज, है ना। तो इसमें जो है वो क्या होता है, वो एटॉमिक कैरेक्टर जो है क्या करता है, वो आयोनाइजेशन थेरेपी जो है बेटा डिक्रीज करती है, सॉरी गलती से लिखा गया, डिक्रीज करती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। मतलब जितनी कम आयोनाइजेशन थेरेपी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल होगा एलिमेंट के पास, मेटल के पास, टू गेट फ्री। ओके, तो और दूसरी बात, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में आपने देखा साइज छोटा होता है, तो आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होती है, हाई होती जाती है, हाई हो जाती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आपने देखा होगा मैं पीरियड जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पी ब्लॉक है एलिमेंट है उसमें ऊपर वाले जो है नॉन मेटल है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर में इंक्रीज करता है। तो वो मेटेलिक कैरेक्टर निचले एलिमेंट, जैसे आपके पास यहाँ पे जो है वो बिस्मथ मेटेलिक आ गया, मॉस्कोवियम मेटेलिक कैरेक्टर आ गया है, एंटीमनी में थोड़ा वो मेटल वाइड है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास जो टॉप एलिमेंट्स हैं लाइक योर नाइट्रोजन, योर फॉस्फोरस, ये टोटली नॉन मेटल है। ये क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्योंकि इनकी हाई आयोनाइजेशन थेरेपी है, पर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन थेरेपी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसमें क्या आ गया, बीच में ये भी कैरेक्टर आ गया, मेटल वाइड का आ गया। कैसा आ गया, मेटल वाइड। और बिस्मथ और मॉस्कोवियम डेफिनेटली जो है वो मेटल होंगे, बट मॉस्कोवियम, about moscovium there is a no descriptions is given here, but even then we can say it is a metal ही होगा definitely। ठीक है, तो इस तरह से मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन आयोनाइजेशन थेरेपी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आयोनाइजेशन थेरेपी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेटेलिक में आपके एटॉमिक साइज पे। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही इजी होगा, मतलब उसकी आयोनाइजेशन थेरेपी उतनी ही कम होगी, है ना। तो आयोनाइजेशन थेरेपी अगर कम होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर में उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है ज़्यादा होगा। तो मेटेलिक जो आपका आयोनाइजेशन थेरेपी है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एंड मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन आयोनाइजेशन थेरेपी एंड इंक्रीज इन योर एटॉमिक साइज। तो इस तरह से आप जो है इसके बारे में कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कोई खास फिनोमिनन नहीं होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 15 ग्रुप जो है इंक्रीज करता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, इसमें then decrease to the antimony and bismuth. However, the boiling point जो है increase करता है regularly on going from the nitrogen to bismuth.
ठीक है। तो इसमें जो है हम बात करेंगे बेटा, इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है कि जब हम ओके, मेल्टिंग पॉइंट का बेटा ऐसा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है जब हम जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन से लेके आपका नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक जाते हैं तो इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद जो है डिक्रीज करता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है मतलब एंटीमनी एंड बिस्मथ, और इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करता है रेगुलरली ऑन गोइंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। तो इसमें कुछ ज़्यादा कई जगह कोई एक्सप्लेनेशन दी होती है, कई जगह कोई दी होती है, तो ज़्यादा बड़ा वो नहीं है ये कि जिसको आपने वो करना है, ठीक है। बट फिर भी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है आपको पता है इंक्रीज करता है। तो पर अनएक्सपेक्टेड जो डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट है आपका, दैट इज योर आर्सेनिक टू बिस्मथ, दैट इज ड्यू टू द, जब हम आर्सेनिक टू बिस्मथ जाते हैं दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास जो एस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है बिस्मथ जो है 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए जो है इसमें जो है वो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होती हैं, तो इसलिए इसका जो है साइज जो है वो मतलब थोड़ा जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। और जब हम बिस्मथ से जो है जब हम उसमें बिस्मथ जो है उसका इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एंटीमनी से और भी कम है, तो इसमें जो है इसका फर्दर जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बट इसमें कई जगह बेटा कैसी एक्सप्लेनेशन होती है, कई जगह कैसी, तो आपने जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो करना है, पर उतना मतलब ये नहीं कि वही ट्रेंड आपका सब जगह चलना है, डिपेंड करता है। देखो ऊपर हमारे पास नॉन मेटल्स थे, नीचे यहाँ पे आर्सेनिक और ये जो है वो मेटलॉइड्स आ गए, और यहाँ पे आपके पास जो है वो मेटल आ गए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इनर्ट पेयर क्या इफेक्ट होता है वो अभी हम इसी उसमें जो है वो आगे करने वाले हैं, जिसमें आपके प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम करेंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं वहाँ पे आपको प्रॉपरली समझा दूंगी। अगला आपके पास है कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है वो कैटिनेशन आपको पता होगा कि जो एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, या इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं हम जिसको? कैटिनेशन, ठीक है। तो जैसे आपके पास आपको पता ही होगा कार्बन में कि जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब कार्बन फॉर्म्स number of the compounds with itself and large chain of the carbon atom, but दैट इज बहुत ज़्यादा होती है। पर अगर हम उस ग्रुप से कार्बन से हम इसकी बात करेंगे, इस ग्रुप में आएंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा कैटिनेशन नहीं होती, पर इवन देन दे शो द कैटिनेशन, द लोअर मेंबर शो मोर कैटिनेशन देन दैट ऑफ हायर मेंबर। लाइक योर जो आपकी जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना देती है, तो हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं इसको बेटा। और हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला जो है वो ये होता है, इसको जो है जरूर करना है, कई बार आता है। तो ये आपके पास जो है वो ये आपके पास हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ +1 क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो है बेटा नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, मैं आपको बताऊँगी कितना बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है ना। तो नाइट्रोजन जो है वो N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता, तब ये न्यूट्रल है, और इसके पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 बॉन्ड, तब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर नाइट्रोजन जो है वो जैसे 3 बनाता है 2 बनाएगा, तो आपके पास जो है वो 2 बनाएगा, तो कब बनाएगा? जब नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो 1 लोन पेयर एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर नाइट्रोजन जो है वो 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि उसका ये लोन पेयर भी बॉन्डिंग में जो है वो इंडल्ज हो गया है, तब इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से जो है वो हाइड्राजोइक एसिड जो है वो इसका जो है मतलब इसका जो नाइट्रोजन का मैंने बताया कि किस तरह से आपने इसका करना है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो ये मतलब अगर H हटा दें तो इसको एजाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? H हट जाएगा यहाँ पे, तो ये एजाइड आयन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ऐसे नेगेटिव है ना, यहाँ नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका H हट गया बिना इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। अब देखो एजाइड आयन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, और ये तो आपस में म्यूचुअल कैंसिलेशन से जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे ऊपर हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो न्यूट्रल बन गया। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो 15 ग्रुप में जो है वो मैक्सिमम जो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ है वो नाइट्रोजन की है, और ये जो है वो साइक्लिक नाइट्रोजन भी बनाती है एज वेल ओपन चेन भी बनाती है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास फॉस्फोरस है, मतलब 15 में जो है वो 15 ग्रुप में
फॉस्फोरस हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी, सॉरी मैंने नाइट्रोजन को बोला, नाइट्रोजन का क्योंकि साइज छोटा है इसलिए जो है वो इसकी टेंडेंसी एज कम्पेयर टू इट कम है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है वो 4 फॉस्फोरस मतलब साइक्लिक फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस एक्चुअली एग्जिस्ट ही ऐसे करती है टेट्रा फॉर्म में, तो ये इस तरह से जो है फॉस्फोरस जो है वो अपना स्ट्रक्चर मतलब इसमें 4 फॉस्फोरस जो है वो आपस में कंबाइन करती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपी आपको एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉपी पहले तो एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, दोज एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स not different elements sorry, these are the elements which have similar chemical properties and different physical properties and उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो तो होंगी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होंगी, उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं, वाइट फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस को येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं, आएगा आगे। ब्लैक फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है एंड योर येलो फॉस्फोरस है, येलो एंड वाइट सेम ही है। सिमिलरली आपके पास आर्सेनिक एग्जिस्ट करता है 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में, येलो आर्सेनिक एंड ग्रे आर्सेनिक। उसके बाद एंटीमनी में जो है येलो एंड सिल्वर ग्रे एलोट्रॉप फॉर्म, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके पास जो है इसकी एग्जिस्टेंस। उसके बाद जो है वो हमने करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि आपके पास 15 ग्रुप में जो है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, ठीक है। तो अब आप देखो कि 15 ग्रुप में जो है हमारे पास NS2 NP3 ये 15 ग्रुप हो गया हमारे पास, है ना। तो 15th ग्रुप में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ये पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, अभी हमने आयोनाइजेशन थेरेपी की डेफिनेशन पढ़ी, तो 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है इट इज़ डिफिकल्ट। क्या है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए आपको, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इरेडिकेट टू रिमूव 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, ठीक है ना, बिकॉज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन नॉर्मल मतलब दैट इज नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली फेवरेबल, बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो ये आपके पास -3 एंड +5 इवन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और मेनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर may present, but these 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल in this group. अब देखो नाइट्रोजन being a more electronegative and most electronegative element in periodic table, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉट इन पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप, बेटा मेरे से गलती से बोला गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल तो आपका फ्लोरीन है, तो हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है निकाले जा सकते हैं विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक योर कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्राइड बन सकता है, मैग्नीशियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। फिर आपके पास कैल्शियम नाइट्राइड भी जो है पॉसिबल है, इवन आपके पास सोडियम नाइट्राइड भी पॉसिबल है, Na3N। तो ये वाले हमारे पास बन सकते हैं क्योंकि इनका जो है वो इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड हम कर सकते हैं इजीली। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं क्योंकि टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की है ना। तो इनकी जो है वो आयोनाइजेशन थेरेपी काफ़ी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए जो है वो ये इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं और नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन इज द ओनली एलिमेंट इन इट्स पीरियड ग्रुप कि जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और उसको हम बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं उसको हम, नाइट्राइड बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट जो है वो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नीचे को जाएंगे तो डिक्रीज करेगी फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मथ, बिकॉज उसमें जो है वो साइज इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो जो आपकी नाइट्रोजन है वो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और भी शो करती हैं, -2 भी शो करती हैं, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी
मतलब जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट नहीं है पर्टिकुलर एलिमेंट्स में शो करती है, -2 यहाँ पे नाइट्रोजन जो है शो करती है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन में देखेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करती है, बट फॉस्फोरस जो है डज नॉट शो, और +2 ऑक्सीजन स्टेट जो है फॉस्फोरस भी शो करता है P2H4 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो माइनस ऑक्सीजन स्टेट ओनली नाइट्रोजन में कॉमन है, फॉस्फोरस में -2 है, -2 भी है, -3 भी है, पर डिपेंड करता है कैल्शियम फॉस्फाइड, तो ऊपर वो जो है वो मतलब ऐसे नेगेटिव तो शो करते हैं, बट वो जो कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होता है, और एज कम्पेयर टू द योर मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। जो नाइट्रोजन है इसके जो है वो आयनिक बॉन्ड है, अगर फॉस्फोरस बनाएगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवेलेंट, जैसे Ca3P2 ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ये कोवेलेंट, क्योंकि इसमें शेयरिंग पॉसिबल है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। अब आ गया आपके पास नेक्स्ट आ गया पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट। पॉजिटिव में इसके बेटा मैंने बोला +5 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो कॉमन है। +3 +5 कैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉस्फोरस के लिए नाइट्रोजन तो शो करेगा +3 ऑक्सीजन स्टेट विद योर क्लोरीन, तो नाइट्रोजन +3 कर लेगा, डिपेंड करता है किसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है। ठीक है, बट नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो नहीं शो करता, नाइट्रोजन जो है वो नहीं शो कर सकता। क्यों? आपने बोला बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, या बोलेंगे बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, नॉट डेफिशिएंसी, नॉन अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स, इसलिए जो है वो इसमें इसकी जो है वो इसमें जो है वो ये +5 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है, +3 करता है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। उसमें हम अभी नीचे करने वाले हैं, उसमें आपको डिफरेंट लग जाएंगे, +V और -V, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ शो करता है ऑक्सीजन स्टेट +5 +4, बट वो जो है वो क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो जो है दोनों में जो है वो डबल बॉन्ड ऐसे करके, सिंगल बॉन्ड में नहीं शो करता, डबल बॉन्ड में जो है वो शो कर सकता है, तो उसमें जो है बॉन्डिंग जो है वो स्टेबल हो जाएगी, मतलब उसमें जो है वो मॉलिक्यूल जो है स्टेबल होगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं लाइक योर एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो मतलब हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, जब यहाँ से जाते हैं हम नीचे, तो पहले तो इसमें तो होती नहीं है +5 ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि ये जो है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल है। ठीक है, बट इसमें जो है वो +5 होती है, इसमें भी होती है, बट इसमें होती है बट वीक, इसमें होती है और भी वीक। तो यहाँ पे +5 करेक्टर जो है वो अगर हम देखें यहाँ से, तो ये क्या करता है? डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, और +5, और दूसरा आपके पास जो डाउन द ग्रुप जो है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट जो डोमिनेट हो रही है, स्पेशली इन योर दिस, मतलब यहाँ पे जो है डोमिनेट, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही है, डोमिनेट हो रही है, और +5 जो डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है रिलक्टेंस ऑफ, मना करना, आनाकानी करना, रिलक्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, रिलक्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स, S सब शेल इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हो, S सब शेल इलेक्ट्रॉन्स, रिलक्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ S सब शेल इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जैसे आपके पास ये है, आपके पास क्या बोलते हैं इसको, एंटीमनी और बिस्मथ है, तो एंटीमनी और बिस्मथ में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंटीमनी की, दैट इज योर क्रिप्टॉन 4d10, 5s2 एंड 5 बेटा 5p3, और आपकी ये हो गई आपके पास किसकी, आपके एंटीमनी की। और बिस्मथ की क्या हो जाएगी? क्रिप्टॉन यहाँ पे जीनॉन आ जाएगा। अब जीनॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ 4f भी आ गया, फिर 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p3।
3। तो आपको पता है जो जो आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ आपके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे हैवी न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये पी ब्लॉक में ही ये होता है, बाकी एस ब्लॉक में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। तो ये जो इसके एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एस इलेक्ट्रॉन ये नहीं पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो जैसे जैसे मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो बिस्मथ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर एंटीमनी। एंटीमनी में कम है और बिस्मथ में ज़्यादा है। और एंटीमनी की बात करें तो आर्सेनिक से एंटीमनी में जो है वो ज़्यादा है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसमें जो रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस इलेक्ट्रॉन मतलब 5s इलेक्ट्रॉन्स और 6s इलेक्ट्रॉन्स इन बिस्मथ, दिस इज नॉन एज दिस इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट इज वाई आपके जो लोअर मेंबर्स हैं इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है एज कम्पेयर टू +5, ठीक है। और कई बार क्या पूछा जाता है कि SbCl3 जैसे सपोज लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैं BiCl3, ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है Sb3 है ना पॉजिटिव, या Bi3, इन दोनों में जो है वो ज़्यादा स्टेबल जो है वो Bi, मतलब Bi इज मोर स्टेबल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोर स्टेबल देन योर दिस, इससे जो है ज़्यादा स्टेबल है आपका Bi। बिस्मथ जो है वो आपको चाहे ऐसे पूछा जा सकता है बिस्मथ ट्राइक्लोराइड या बिस्मथ क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एंटीमनी, तो आप बोलोगे एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, या आप बोलेगे बिस्मथ 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ Sb3 पॉजिटिव। तो रीजन देना है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज more prominent in bismuth as compared to the antimony. So bismuth 3 positive oxidation state is more stable than your antimony. तो इस तरह से आप जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का दे सकते हो। दूसरा आपके पास जो है बेटा ये भी आता है कि Bi5 कंपाउंड जो है वो जो है इसमें सिर्फ BiF जो है वो पाया जाता है क्योंकि F जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पर Bi5 मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें हो जो है वो SbF, तो इसमें आप बोलोगे इसमें क्या आएगा कि जो SBI, इसमें जो SBI जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल देन इन Bi5। तो क्यों, इसमें भी वही इनर्ट पेयर इफेक्ट देना है, आपने बोलना है क्योंकि इनर्ट पेयर जो है वो इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट Sb में कम है, Bi में ज़्यादा है। तो ये जो है वो ये एज कम्पेयर टू ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, मतलब ये वाला जो है वो ये वाला जो है ये आपके पास जो है कम स्टेबल होगा, ये वाला जो है एंटीमनी 5 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद जो है नाइट्रोजन शो +4 ऑक्सीजन स्टेट्स जो है शो करती है, 5 भी करती है विद वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ करती है टू फॉर्म द पॉजिटिव डबल बॉन्डेड जो एटम है। सिंगल में सिर्फ ये जो है +3 तक जो है वो बनाती है, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट हाइड्रोजन के साथ क्या आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो है इसमें क्या है +3। N2H4 में जो है वो -2, ठीक है। NH2OH में जो है वो -1 और N2 में जो है नाइट्रोजन में जो है वो O है 0 है। उसके बाद आपके पास N2O में आप फाइंड आउट करो तो ये -1 है, फिर NO में जो है वो +2 है, फिर N2O3 में जो है वो +3 है, फिर N2O4 में जो है वो +4 है, फिर N2O5 में जो है वो +5 है, ठीक है ना। तो ये तो किसी के मतलब इनके साथ जो है वो +4 +5 बनाती है, अदरवाइज ये नॉर्मल कंपाउंड के साथ सिंगली बॉन्डेड में ये सिर्फ +3 से ज़्यादा नहीं बना सकती है, वो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बाकी मेंबर इस एलिमेंट्स के जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेटस में जो है वो होती है। बट जब लोअर में जाते हैं हम तो वो फिर से क्या हो जाती है जो है वो रेयर होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास जो है डिस्प्रपोर्शनेशन, एक रिएक्शन बेटा जरूर याद रखना है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये चैप्टर में इसलिए करा रही हूँ आपको अच्छे से मतलब आराम से, क्योंकि ये फिर आपको अगले उसमें जो है वो प्रपोर्शनेशन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है
कि जब आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो HNO3 से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो उसको नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो इसमें जो आपके पास इसको बैलेंस कर लेते हैं 3 प्लस इसमें जो है NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है और प्लस इसमें जो है वाटर निकलता है, ठीक है। अब इसमें जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी है हमने, होपफुली आपको आती होगी। जैसे ऑक्सीजन की -2 है ना, तो -2 दो ऑक्सीजन है तो -2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, एक की फाइंड आउट करना सिखा देती हूँ। जैसे HNO2 अगर किसी को नहीं आती है, जिसकी भी फाइंड आउट करनी होती है उसको हम X बोल देते हैं, ठीक है। और अब ऑक्सीजन क्योंकि इसका जो है वो ये इसके ऊपर जो है -2 जो है जनरली होती है, -2 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ प्लस करना है, तो इसके ऊपर +1 होगी। तो देखो वाला x प्लस ये हो गया -2 से मल्टीप्लाई किया 2 से तो आ गया -4, और यहाँ पे 1 है तो ये आ गया -3, तो यहाँ पे -3 परली साइड गया तो +3। तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रस एसिड कितनी आ गई, +3। कैसी आ गई, +3। अब ये बना बेटा, इसको मैं अब मिटा देती हूँ, ठीक है। अब ये बन गया, इसमें क्या हो जाएगा, अब 2 नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया तो कितना, मतलब 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5, यहाँ पे कितनी आई थी, +3, ठीक है। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है तो नाइट्रोजन के ऊपर 2। तो अब देखो यहाँ पे अगर देखो इसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकले तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इस वाले में देखेंगे तो यहाँ रिडक्शन हो रही है। एक ही रिएक्शन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। ऐसे रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह आपके पास जो है नाइट्रोजन फैमिली का ही अगला जो है वो फॉस्फोरस एसिड, जिसमें मैं क्लू दूंगी कैसे याद करना है। फॉस्फोरस एसिड से बन गया हीट करते हैं बेटा इसको हम, तो ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड प्लस PH3। तो ये आपके पास जो है बेटा यहाँ पे +5 फाइंड आउट अब आपको करना आना चाहिए, और यहाँ पे जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट है और इधर जो है -3 ऑक्सीजन स्टेट है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो हायर ऑक्सीजन स्टेट भी है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट भी है, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो इस वाले में नाइट्रस एसिड को नाइट्रिक एसिड बना, फॉस्फोरस एसिड से फॉस्फोरिक एसिड बना, तो ये बड़ा सिंपल है याद करना, और ये आपको आगे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉस्फीन गैस है, ये रिलीज होती है, आगे हमने प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फीन में ये रिएक्शन आता है। तो एक तो आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, दूसरा आपके पास फॉस्फीन की प्रेपरेशन भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जो है वो है, ठीक है। और अब हमारे पास +3 ऑक्सीजन स्टेट हमने पर पढ़ा है कि नीचे को इंक्रीज करती है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हमारे पास 4th वन है बेटा कोवेलेंसी। कोवेलेंसी होता है कोवेलेंसी होता है मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी क्या होता है कि कितने बॉन्ड मैक्सिमम जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास आपके पास d ऑर्बिटल जो है वो नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं बना, उसकी कोवेलेंसी जो है 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे नाइट्रोजन में के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 जो है इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कोई भी एलिमेंट और ग्रुप जो है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर जा सकता है, तो ये आ जाएगा NHHHH। तो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, इससे ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं बना सकता, तो इसलिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हुई, 4। बट बाकी मेंबर जो हैं उनकी कोवेलेंसी जो है वो 5 जा सकती है, 6 जा सकती है। जैसे फॉस्फोरस जो है वो 5 जो है वो बॉन्ड बना सकता है। कैसे बना सकता है, इसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से करती हूँ, फॉस्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले तो हम एक लिख लेंगे पूरी। ये आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास देखो ये है ना, तो हम इसमें ऐसे बनाएंगे, फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये आ गई, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या आ गई कि इसमें हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। 2 इसके पास जो है वो 3s में है और 3 आपके पास ऑर्बिटल्स होती है ना, तो ये 3p में, तो ये 1 ये 2 ये 3।
अब फॉस्फोरस जो है अगर वो 3 बॉन्ड मतलब PCl3 भी बना सकता है फॉस्फोरस, तो कब बनाएगा, यहाँ इस वाले में PCl3 बना सकता है क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है। बट आपको पता है कि 3p के पास 3d ऑर्बिटल भी होती है, खाली होती है ना, तो फॉस्फोरस हैज़ 3d वेकेंट ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे कर दिया मैंने, ये 5 है। खैर मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। जैसे ये आपके पास 3s है फॉस्फोरस की, ये फॉस्फोरस के 3p हैं और ये फॉस्फोरस की 3d हैं, ये 3d है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब आपके पास देखो फॉस्फोरस में यहाँ भी आगे 5 मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पे भी 3 ये बन जानी है, इधर भी लिख सकते हैं। अब क्या है, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास थे, पर ग्राउंड स्टेट में अगर इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ एक्साइट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो पहले थे और एक इसके पास जो है और आ गया। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पे जो है फॉस्फोरस जो है इसलिए 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए इसने PCl5 बना लेगा या कोई बना लेगा, ठीक है। इसके सिवाय अब फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली है, तो इसके सिवाय फॉस्फोरस जो है वो एक और एलिमेंट जो है वो ले सकता है जिसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे लाइक योर जैसे PF6 हो सकता है। मतलब क्या, PF6 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि फ्लोरीन जो है बिना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर करके जो है यहाँ आएगी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन जाएगा, PF6 पर उसके ऊपर चार्ज आएगा। न्यूट्रल में सिर्फ PCl5 PF5 ही बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास इस ग्रुप में SbF6 बना सकते हैं, AsF6 बना सकते हैं, पर नाइट्रोजन जो है वो 4 से ज़्यादा उसकी कोवेलेंसी नहीं हो सकती। कोवेलेंसी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। तो ये था आपके पास बेटा आज जो है वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया किस तरह से बॉन्ड। देखो इस वाले में आपके पास जो है 3 बॉन्ड बनने हैं, इस वाले में 5 बॉन्ड बनने हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता तो 6 बॉन्ड, अब 7 क्यों नहीं आ सकते, तो इतने ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो होल्ड नहीं कर सकते हैं आपके जो हमारे जो स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट, ऐसे हम इसका बोल सकते हैं। इसके सिवाय हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड इन केमिकल एक्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, अच्छे से करना इसको। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे, जहाँ डाउट है मेरे से पूछेंगे, तो नेक्स्ट वाले जो आपके जो ग्रुप्स हैं उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो इसलिए आपने इनको अच्छे से करना है।